हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस चैनल आरकेम। आज हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। दो एटॉमिक मॉडल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने मॉडल निकाला, और उन दोनों के ड्रॉबैक्स भी आपको बताए थे। अगर आप ड्रॉबैक्स उनके भूल गए हैं या फिर उन एटॉमिक मॉडल्स अभी तक नहीं देखे हैं आपने, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में वो सब दिया हुआ है, वो पहले जाके पढ़िए और उसके बाद आपको ये बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम के। एमिशन स्पेक्ट्रा, तो साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी मेटल या अननोन एलिमेंट का अगर हमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा पता हो तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा था। अब वो ये चीज़ कैसे पता लगाते हैं, इसको मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। मान लीजिए किसी भी एलिमेंट के ऊपर, पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं उसके बाद डायग्राम देखेंगे। किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आई तो क्या होगा, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कुछ एनर्जी लेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से, एनर्जी, और क्योंकि वो एनर्जी ले रहे हैं तो अब वो कम स्टेबल हो जाएंगे, तो इसीलिए वो एक्साइट हो जाएंगे हायर एनर्जी लेवल्स पे, जहां पे वो ज्यादा स्टेबल है। हायर एनर्जी लेवल्स पे मतलब किसी भी अगर एटम ने एनर्जी लिया तो उस एनर्जी को लेकर के वो हायर एनर्जी लेवल्स पे पहुंच जाएगा। जब वो एटम हायर एनर्जी लेवल्स पे पहुंच जाएगा, और हमने इसको हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचाने के लिए क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इस केस में हम मान लेते हैं व्हाइट लाइट दिया, व्हाइट लाइट। तो ये जो एटम है, ये व्हाइट लाइट के आपको पता है 7 कंपोनेंट्स होते हैं, 7 कंपोनेंट्स। तो सारी व्हाइट लाइट तो इन एटम्स ने एब्जॉर्ब नहीं कर ली, इन एटम्स ने कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब की, जिनको लेकर के ये हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो गए। तो उसके बाद हम इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि उस व्हाइट लाइट को, जो व्हाइट लाइट आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब बाय द एटम, पूरा अच्छे से डायग्राम बना के बताता हूं। ये मान लीजिए व्हाइट लाइट का एक सोर्स है और ये एक सैंपल है जो व्हाइट लाइट हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एक स्लिट है जिसके थ्रू आफ्टर एब्जॉर्बिंग व्हाइट लाइट पास हो रही है, और ये मान लीजिए एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, इसके थ्रू व्हाइट लाइट पास हुई। ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा सैंपल हो गया, ये स्लिट हो गया, और ये हमारा प्रिज्म हो गया। तो जब सोर्स के थ्रू व्हाइट लाइट सैंपल में पास होगी, उसके बाद सैंपल कुछ वेवलेंथ उसके एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को, एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में हेल्प करेगा। तो उसके बाद कुछ वेवलेंथ बचेंगे भी जो एब्जॉर्ब नहीं हुए, अनएब्जॉर्ब वेवलेंथ, उनको हम इस स्लिट के थ्रू पास कराते हैं। स्लिट का काम क्या होता है, लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में रहे वो फॉलो करवाना। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में रहेगी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस स्लिट। इस स्लिट से पास होने के बाद लाइट जब इस प्रिज्म के थ्रू पास हुई तो ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट थी इस व्हाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो सब प्रिज्म में पास होने के बाद स्प्लिट हो गए। प्रिज्म में पास होने के बाद जब स्प्लिट हो गए तो उनको हमने एक डिटेक्टर पे नोटिस कर लिया। इसको मान लेते हैं हम डिटेक्टर है, डिटेक्टर पे हमने नोटिस कर लिया उसको, ठीक है। उसके बाद हमने प्लॉट किया कौन कौन सी वेवलेंथ, फाइनल लाइट जो डिटेक्टर पे प्लॉट हुई वो कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट थी। तो मान लीजिए वो वेवलेंथ थी ये तो मान लीजिए पूरा अपना स्पेक्ट्रम है व्हाइट लाइट का, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। यहां तक ये पूरा रीजन ब्लैक
मतलब इसमें जितनी भी रेज इस वाले रीजन को कॉन्स्टिट्यूट करती थी या फिर इस वेवलेंथ में जितनी भी रेज आती थी वो सब सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिए। तो ये हो गया एब्जॉर्ब और ये हो गया हमारा ब्लैक कलर का। लेकिन ये जो व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम है, ये आगे वाला जो स्पेक्ट्रम है इसके आगे वाला, इसमें देखा गया व्हाइट लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ ही लाइंस, कुछ फाइन ब्लैक लाइंस एब्जॉर्ब होती हैं खाली। तो ये जो ब्लैक लाइंस ऑब्जर्व होती है ना इसके अंदर, ये ब्लैक लाइंस वो लाइंस हैं जो कि सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली लाइट। और जो कलर्ड लाइंस इसमें ऑब्जर्व हुई स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, ये वो लाइंस है जो कि अनएब्जॉर्ब्ड रह गई सैंपल में, अनएब्जॉर्ब्ड। तो ये जो एक पैटर्न बताया आपको, कुछ लाइन एब्जॉर्ब हुई, कुछ वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई, कुछ वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, उसको हमने देखा फाइनली एक स्क्रीन पे, फिल्म या डिटेक्टर बोलते हैं उसको। उसके बाद उस डिटेक्टर पे देखने के बाद जो जो लाइट हमें ऑब्जर्व हुई उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने ड्रॉ किया। तो ये पाया गया कि स्टार्टिंग का जो वेवलेंथ है, स्टार्टिंग का ये लॉन्गर वेवलेंथ जो भी लाइट है ये सब तो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट्स थी वो पूरी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई। उनमें से कोई पर्टिकुलर रेंज भी नहीं, पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही लाइट एब्जॉर्ब हुई। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक ही हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका थंब है, तो थंब का जो थंब प्रिंट है आपका, वो एक इंसान का एक ही होगा पूरी दुनिया में। इसी तरह से किसी भी एक एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ही हो सकता है। मतलब एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर तरह की लाइट ही एब्जॉर्ब करेगा, वैसा किसी दूसरे एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता। तो ये बात हुई हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। दूसरा हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। एमिशन स्पेक्ट्रा, अब जब एटम के इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी ले ली तो वो क्या हुआ, एक्साइट हो गए हायर एनर्जी लेवल्स में, लेकिन वहां पे उनकी स्टेबिलिटी कम थी, स्टेबिलिटी वॉज लो। तो क्योंकि उनके वहां पे स्टेबिलिटी कम थी, तो आप देखिए नेचर में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो अनस्टेबल स्टेट में रहना पसंद करे। जैसे कि अगर आप आयरन ले लीजिए, उसकी स्टेबल स्टेट क्या है, रस्टिंग। तो वो आयरन को अगर आप ऐसे खुला छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में तो वो रस्ट उस पर लग ही जाएगा। इसी तरह से किसी भी एटम या कोई भी एलिमेंट यूनिवर्स में अनस्टेबल स्टेट में रहना पसंद नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने ज्यादा एनर्जी दे दी तो उनको पसंद नहीं आई ये बात। वो बोलते हैं कि हम भी स्टेबल स्टेट में जाएंगे। तो स्टेबल स्टेट में जाने के लिए वो हायर एनर्जी लेवल से उनको लोअर एनर्जी लेवल पे आना पड़ेगा। अब जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे वो आएंगे तो उसके लिए वो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द सेम फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इसको एक डायग्राम के साथ समझाते हैं अभी आपको। मानिए ये सैंपल आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सैंपल है, ये एक्साइटेड सैंपल है एक। तो जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आया तो इसने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वेव्स एमिट किए। उन पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वेव्स को हमने प्लॉट किया या फिर एक फिल्म और डिटेक्टर पे देखा और उससे हमने एमिशन स्पेक्ट्रम इसका ड्रॉ किया। ये है हमारा एक्साइटेड सैंपल। एक्साइटेड सैंपल मतलब जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब करके उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गए। ये हमारा स्लिट है, आपको बताया था इसका यूज क्या होता है। तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्लिट के थ्रू पास होके प्रिज्म, क्योंकि मीडियम है, डिफरेंट मीडियम में क्या होता है अलग अलग वेवलेंथ सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ, अलग अलग वेवलेंथ सेग्रीगेट हो गए। और ये हमारा है फिल्म और डिटेक्टर। तो जब इस पे हमने वो रेज प्लॉट किए जो कि एक्साइटेड सैंपल से रिलीज हुए थे, तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ये वाला तो स्पेक्ट्रम पूरा है, ये हमारा ब्लू लाइट का है, ब्लू लाइट, ये तो कंप्लीटली इस पे साइंटिस्ट को दिख गया। मतलब इधर कोई भी डार्क जोन नहीं था, पूरा की पूरा ब्लू जोन था।
इसका मतलब जो एक्साइटेड सैंपल में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है, तो जो उसकी वेवलेंथ्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, उनकी वेवलेंथ को अगर प्लॉट किया जाए तो ब्लू लाइट का कंप्लीट स्पेक्ट्रम उसमें दिख जाता है हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में। लेकिन उसके आगे कुछ फाइन लाइंस ही ऑब्जर्व होती हैं और बाकी का पूरा रीजन ब्लैक रहता है। ये रीजन ब्लैक है, और इधर कुछ फाइन लाइंस बीच बीच में ऑब्जर्व हुई हमको। तो ये जो फाइन लाइंस हमको ऑब्जर्व हुई, ये वो लाइंस हैं जो एक्साइटेड सैंपल ने रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो अगर आप सम टोटल करें, जो एक्साइटेड सैंपल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज किए और जो एक सैंपल ने वेव्स एब्जॉर्ब किए, रिलीज्ड प्लस एब्जॉर्ब्ड, अगर आप इन दोनों का वेवलेंथ का एक सिंगल स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे रिलीज्ड प्लस एब्जॉर्ब्ड विल मेक द व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। मतलब ये वही स्पेक्ट्रम बना देंगे जो एक व्हाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्लिट और अ प्रिज्म, जो एक व्हाइट लाइट एक स्लिट या फिर प्रिज्म के थ्रू पास होने के बाद जो स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट बनाएगी, वो स्पेक्ट्रम होगा द सम टोटल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ रिलीज्ड वेवलेंथ्स प्लस एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ्स। तो ये हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन गैस के अक्रॉस। एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस लीजिए, उसके अक्रॉस हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिए, तो क्या होगा, उस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की जो एनर्जी होगी वो हाइड्रोजन गैस लेगा और उसके जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इस H2 में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो दोनों स्प्लिट हो जाएंगे H और H में, और इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी स्टेट। अब आपको बताया था एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट हो गया तो वहां पे वो स्टेबल नहीं रहता। तो अपनी स्टेबिलिटी को दोबारा गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहता है, और इसी के लिए वो रिलीज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसकी एनर्जी कम हो गई तो वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज हुए, जब इनका स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए प्लॉट किया गया तो वो हो गया हमारा हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एमिशन स्पेक्ट्रम प्लॉट किया गया हाइड्रोजन का, उसमें कुछ फाइन लाइंस ही ऑब्जर्व हुई। वो कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था, लेकिन कुछ फाइन लाइंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ही उस स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व हुई, इसीलिए उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम काफी लोगों ने हाइड्रोजन का डिस्कवर किया, तो जो जो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उनके नाम पे वो स्पेक्ट्रम पढ़ता गया। सबसे पहला लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का जो डिस्कवर किया था वो किया था बाल्मर ने। उन्होंने ही लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कवर किया था हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, फ्रॉम एनथ एक्साइटेड स्टेट से जब सेकंड किया बाल्मर ने, तो ये इस सीरीज को हम कहते हैं जो विजिबल रीजन में लाई करते हैं बाल्मर सीरीज। इसके बाद जो सब उससे भी पहले लेमन ने डिस्कवर किया अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर एक्साइटेड एटम्स जो वेव्स रिलीज कर रहे हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू बार इज इक्वल टू 109677 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो दिस विल बी वैलिड फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन। ध्यान रखिए, लेमन ने बताया अल्ट्रावायलेट रीजन के बारे में, अल्ट्रावायलेट रीजन की सीरीज के बारे में। बाल्मर ने बताया विजिबल रीजन की सीरीज के बारे में।
उसके बाद पास्चेन PASCHEN एंड ब्रैकेट, पास्चेन ब्रैकेट एंड फंड, ये पी फंड लिखा है लेकिन इसका पी साइलेंट है। इन तीनों साइंटिस्ट्स ने बताया अबाउट इंफ्रारेड रीजन। IR का मतलब यहाँ पे इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। इसको जब हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में पूरे वेव नंबर को डिस्क्राइब करते हैं फॉर एनी सीरीज, बी इट अल्ट्रावायलेट सीरीज और विजिबल सीरीज और इंफ्रारेड सीरीज, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म: म्यू बार इज इक्वल टू 109,677 into 1 over n1 square minus 1 over n2 square। ये 109,677 जो है इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, R रिडबर्ग कांस्टेंट। और ये n1 जो है वो ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइनली लैंड करता है। आपको बताया इसको आप डेस्टिनेशन ऑर्बिटल की तरह भी समझ सकते हैं, डेस्टिनेशन। और ये बोल सकते हैं आप ओरिजिनेटिंग। n2 वो ऑर्बिटल जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n1 वो इलेक्ट्रॉन जहां पे फाइनली इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 ये ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन एटम के। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल नंबर, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया ऑर्बिटल 3 2 1, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिटल 3 से ऑर्बिटल 2 पे आ रहा है तो n2 हो जाएगा हमारा क्या 3 और n1 हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऑर्बिटल नंबर 3 से ऑर्बिटल नंबर 1 पे तो हमारा n2 कितना हो जाएगा 3 और n1 हो जाएगा 1, ठीक है। अब जिस भी सीरीज में n1 हमारा 1 रहेगा वो सीरीज होगी हमारी लेमन सीरीज। और इसमें जो वेव्स इमर्ज होंगे वो होंगे हमारे अल्ट्रावायलेट वेव्स, ठीक है। जिस भी सीरीज में n1 होगा हमारा 2 तो वो होगी हमारी बाल्मर सीरीज। और उसमें जो वेव्स इमर्ज होंगे वो हम होंगे हमारे विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन। अच्छा, इसमें एक और बात, जब हाइड्रोजन गैस के थ्रू ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया तो जो लाइट का कलर निकला था उसमें आफ्टर दिस एमिशन स्पेक्ट्रम, भाई लाइट तो एक ही निकलेगी ना। हाइड्रोजन एटम अगर एक्साइटेड स्टेट से अपने नॉर्मल एनर्जी स्टेट में आएगा तो जो आइज को विजिबल लाइट होगी वो तो एक ही कलर की होगी, वो थी हमारी ब्लूइश लाइट। ये तो जब उस लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे, आफ्टर बीइंग पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, तो इस लाइट में अलग अलग वेवलेंथ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रिज्म से पास होने के बाद ब्रेक होंगे। और उसके बाद जब अब हम उन्हें प्लॉट करेंगे, उनके एमिशन स्पेक्ट्रा जब देखेंगे तब हमें अलग अलग लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्व होंगे। लेकिन ह्यूमन आई को एक बार में तो एक ही लाइट दिखेगी विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो ये आपने समझ लिया अभी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ओके। लेकिन ये खाली हाइड्रोजन के केस में ही वैलिड रहेगा। जो आपको ये फॉर्मूला बताया ना, ये खाली हाइड्रोजन के केस में ही वैलिड रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए वो जो किसी भी एलिमेंट के केस में वैलिड रहे, लेकिन उसमें क्राइटेरिया क्या है कि उसमें खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इट शुड बी अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अगर आपको यही फॉर्मूला यूज करना है किसी और भी चीज के लिए, किसी और एलिमेंट के लिए, टू फाइंड इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ही हीलियम में कितने होते हैं? एक नहीं। अगर खाली हीलियम एटम है तो उसमें होंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हीलियम 1 पॉजिटिव एटम है, हीलियम 1 पॉजिटिव मीन्स हीलियम हैविंग सिंगल चार्ज, देन दिस विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है हमारा लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इसके लिए वैलिड होगा ये सीरीज? नहीं होगा,
लिथियम के लिए सीरीज को वैलिड होने के लिए लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स दैट लिथियम शुड बी कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 पॉजिटिव. 2 पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लिथियम से निकल गए. तो फिर इस केस में He+, Li2+ और हाइड्रोजन के लिए भी ये सीरीज वैलिड रहेगी. लेकिन इसमें एक माइनर सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा उस केस में. वो क्या? नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वेव नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, देन इन दैट केस ये वेव नंबर हो जाएगा हमारा क्या? रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 109,677 इंटू Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर. Z क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर. ठीक है. अगर आपको वेव नंबर निकालना है फॉर एनी एटम अदर देन हाइड्रोजन बट इट इज हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, then you can use this formula where Z is the atomic number of that element. Okay. Now N1 के बारे में आपको बताया, अगर N1 है हमारा 1 तो वो ही हमारी लेमन सीरीज. N1 है 2 तो होगी हमारी बाल्मर सीरीज. N1 इज इक्वल टू 3 तो हो गई हमारी पास्चन सीरीज. N1 इज इक्वल टू 4 में ब्रैकेट. N1 इज इक्वल टू 5 में फंड सीरीज. एक और सीरीज होती है N1 इज इक्वल टू 6 में हम्फ्री सीरीज. लेमन सीरीज फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर फॉर विजिबल रीजन एंड पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्री ऑल आर फॉर इंफ्रारेड रीजन. बाल्मर फॉर विजिबल. ठीक है. अब हम बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल की. बोर्स एटॉमिक मॉडल, आपको याद होगा लास्ट एटॉमिक मॉडल जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड्स. उसके ड्रॉबैक्स अगर आपको याद नहीं है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, उस पर जाके वो वीडियो देखिए अच्छे से और समझिए कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण वो एक्सेप्ट नहीं हो सका. एक मेजर ड्रॉबैक इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं. मेजर ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का था वो ये कि रदरफोर्ड ने अज्यूम किया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियाई के अराउंड चक्कर काटेगा ऐसे. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड स्पीशीज है और न्यूक्लियाई के अराउंड वो सर्किल में चक्कर काटेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके पास एक्सेलरेशन होगा. और जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करेगा. कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जब भी वो एक्सेलरेट करेगा. अब अगर वो चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है इसका मतलब उसकी एनर्जी में लॉस हो रहा है. उसकी एनर्जी में अगर लॉस हो रहा है इसका मतलब धीरे 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 उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, मान लीजिए स्टार्टिंग का पाथ है, धीरे 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 वो स्पाइरल हो के यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा विद इन द न्यूक्लियस. इस कारण से रदरफोर्ड का ये एटॉमिक मॉडल जिसमें उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा ये रिजेक्ट हो गया. लेकिन इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियाई की ओर चक्कर लगाना ही चाहिए था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ओर चक्कर नहीं लगाएगा तो क्या होगा कि इन दोनों के, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा. तो ये भी बड़ी समस्या की बात है. इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तब भी न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाता है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, और इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता तब भी वो कोलैप्स हो जाता है. तो सबसे पहली बात ये समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्विंग होगा अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस.
और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होगा तो क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इलेक्ट्रॉन के घूमने का अराउंड द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इस पाथ पे घूम रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड अज्यूम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड्स, और इनवर्ड फोर्स है उसका क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन इट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलिए, क्योंकि ये दो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबली मूव कर सकता है, इफ इट इज नॉट अ चार्ज्ड स्पीशीज। लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड स्पीशीज है। अब इस प्रॉब्लम को बोर ने हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम से कैसे सॉल्व किया ये देखते हैं। अब मैक्सवेल ने ये बोला था कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में आया उसमें, तो इस केस में अगर जो मैक्सवेल ने बोला था चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि हर समय एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने चाहिए थे। और अगर हर समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक एटम से निकलते तो उसको, अगर हम उसका एमिशन स्पेक्ट्रम देखते तो कहीं भी ब्लैक कलर की लाइंस नहीं आती थी, जो कि हमने आपको पहले बताया काफी जगह ब्लैक कलर लाइंस आई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में। मतलब कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो नहीं हो रहा। तो मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है कि चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेंगे, वो इन केस ऑफ दिस एटम फेल्स। तो मैक्सवेल एटॉमिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेल्स है। तो इसके लिए जो बोर ने क्या किया, उन्होंने ये भी देखा कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स जब एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है, मतलब जब हाइड्रोजन का एक एटम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ही उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व हो रही हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर ही चक्कर लगाता है। तो इससे उन्होंने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में ही चक्कर लगाता है। ऑर्बिटल, ये मान लीजिए ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, तो इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। कोई आर्बिटरी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 और 1 के बीच में कोई 1.5, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, या तो ऑर्बिटल नंबर 2 में घूमेगा, ऑर्बिटल नंबर 1 में घूमेगा। ऐसे ही ऊपर ऊपर जाते जाते भी ऑर्बिटल्स आते हैं, 3, 4। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे, 1 को बोलते हैं हम ऑर्बिटल K, 2 को L, 3 M, 4 N एंड सो ऑन। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, स्टेशनरी, इसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस। ओके, बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही स्टेट्स में, कुछ ही ऑर्बिट्स में ट्रैवल करेगा और उनका नाम होता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन किसी भी आर्बिटरी ऑर्बिट में ट्रैवल नहीं करेगा। अब किस ऑर्बिट में ट्रैवल करेगा ये पता कैसे लगेगा, तो ये बोर ने बताया कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर
मोमेंटम विल बी अ मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई विल बी मतलब एंगुलर मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू h अपॉन 2 पाई। जिस भी ऑर्बिट में ये चीज वैलिड होगी उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला को पढ़ाया है फिजिक्स में। ये होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आना जरूरी है, वो हो गया एक ऑर्बिटल का नंबर NH अपॉन 2 पाई। n हो गया हमारा ऑर्बिटल नंबर, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी अराउंड द ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम विल बी अ मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, खाली उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि ऑर्बिट का रेडियस ये है, r रेडियस दे दिया, मास दे दिया, उसका वेलोसिटी भी दे दिया, और आपसे पूछा जाता है क्या इस एंगुलर मोमेंटम के लिए कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के इस एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो आप उसको इक्वेट करेंगे NH अपॉन 2 पाई से। अगर किसी भी वैल्यू ऑफ n वेयर n शुड बी एन इंटीजर, किसी n की वैल्यू के लिए अगर NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम, तभी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में ट्रेवल कर सकता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में ट्रेवल नहीं कर सकता। एक और बात आपको जो बताई कि यहाँ जेम्स मैक्सवेल की तो थ्योरी थी दैट मूविंग एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो फेल हो गई। तो बोर ने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड ओनली व्हेन, अगर एक ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है आपका, ये ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3। मान लेते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। तो थर्ड ऑर्बिट से जब सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो इसमें एनर्जी का डिफरेंस आएगा, तो वो एनर्जी जो होगी दैट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिमिलरली सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आने पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, या फिर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आने पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। सेम विल बी द केस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू एन हायर एनर्जी ऑर्बिट, लेकिन इसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट नहीं करके एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लगेगी और वो बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एब्जॉर्ब करके फिर हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ही ऑर्बिट में घूम रहा है देन इट विल नॉट एमिट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे हमने मैक्सवेल की थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट किया। अब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी है, ये थर्ड हमारा ऑर्बिटल है तो इसकी एनर्जी मान लीजिए E3 हो गई, सेकेंड ऑर्बिटल की एनर्जी E2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे थर्ड ऑर्बिटल की एनर्जी E3, सेकेंड की एनर्जी E2, सो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिटल टू सेकेंड ऑर्बिटल? वो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस ही होगा। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, E3 माइनस E2, E3 माइनस E2। अब E3 माइनस E2 जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होगी जब इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट से सेकंड स्टेट पे गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी हमको पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से दैट E इज इक्वल टू h म्यू। सो हियर E3 माइनस E2 विल बी इक्वल टू h न्यू। तो इधर आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जो एमिशन स्पेक्ट्रम में रिलीज हुई, दैट विल बी इक्वल टू E3 माइनस E2 ओवर h विल बी इक्वल टू म्यू। इसमें ध्यान रखिएगा कि हायर ऑर्बिटल, जैसे जैसे ऑर्बिटल नंबर बढ़ता जाता है, n बढ़ता जाता है, हम हायर ऑर्बिटल की तरफ जाते जाते हैं तो हमारी उस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है।
अच्छा, ये स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमने बताया आपको, जैसे n इज इक्वल टू 1 या फिर 2, 3, तो ये इंटीग्रल नंबर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? इट्स नथिंग बट द नंबर, इंटीग्रल नंबर विच डिपिक्ट्स द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकेंड थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट, इसमें हम रेडियस, ऑर्बिट के रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्बिट का रेडियस जो बोर ने अपने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया, वो ये आया रिजल्ट फाइनली कि रेडियस ऑफ एन nth ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू n स्क्वायर इंटू a नॉट। मतलब किसी भी nth ऑर्बिटल का रेडियस, अगर हम n को जब 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका मतलब थर्ड ऑर्बिटल का रेडियस हो जाएगा 9 इंटू a नॉट। अब a नॉट क्या है? a नॉट इज नोन एज द बोर ऑर्बिट रेडियस। मतलब अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट आ गया हमारा, तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी इक्वल टू a नॉट, और इसको हम बोलते हैं बोर ऑर्बिट। इसकी वैल्यू है a नॉट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर, दैट मीन्स 52.9 into 10 raised to the power minus 9 meters।